हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए जो ये प्रसिद्ध है। तो देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से जो ये जुड़ी हुई है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1968 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2016 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1977 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कुचिपुड़ी की बात कर ले तो देखिए, कुचिपुड़ी जो है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी और पद्मजा रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंदिरानी वाजपेयी का भी जो संबंध है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश का रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश का रहा था ना, ये आपका दिल्ली का रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये तो हो गया आपका जनसंख्या के बारे में। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का अगर ये पूछा जाए तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, ये आपका सिक्किम राज्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, ये किसके द्वारा जो वो की जाती है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217 आपका ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है इनकी नियुक्ति जो वो की जाएगी। तो जब आपसे आपका हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए यानी उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 217 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, मयूरभंज छऊ की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ओडिशा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छऊ नृत्य के जो है आपके 3 मुख्य शैलियाँ होती है, और वो 3 मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, पहला आपका सरायकेला छऊ है जो कि आपका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। मयूरभंज छऊ जो कि आपका पूछा गया था, ये आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा पुरुलिया छऊ की बात कर ले तो ये जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि वर्ष 1930 में दांडी मार्च का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साल 1930 में दांडी मार्च का जो नेतृत्व है ना, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, दांडी मार्च को ही जो है ये आपका नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आंदोलन था ना, ये आपके ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। तो अगर क्वेश्चन में आपका दांडी मार्च नहीं दिया गया होगा या फिर नमक सत्याग्रह भी दिया गया होगा तो देखिए, दांडी मार्च को ही जो आपका नमक सत्याग्रह जो वो कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दांडी मार्च है ना, ये
आपका 12 मार्च 1930 को जो है ये आपके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा से जो है ये आपका शुरू हुआ था। और 5 अप्रैल 1930 को जो है ये आप महात्मा गांधी जी जो वो दांडी पहुंचे थे, यानी ये जो आपका 24 दिनों तक जो है ये आपका दांडी यात्रा जो वो चला था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है दांडी मार्च का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का जो नेतृत्व है ना ये आपके अब्बास तैयब जी ने जो वो किया था। और अब्बास तैयब जी के बाद जो है ये श्रीमती सरोजनी नायडू ने जो इसका नेतृत्व किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1947, यानी 1947 में जो है संविधान सभा में ये जो आपके कितने सदस्य थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा में साल 1947 में जो है कुल आपके 389 सदस्य थे। और इनमें से 292 सदस्य थे ना ये आपके प्रांतीय प्रतिनिधि थे। और भारत के विभाजन के बाद इन सदस्यों में से 299 ही जो है ये आपके भारत में जो वो रह गए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका संविधान सभा की जो पहली बार बैठक हुई थी जो कि आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें पहली बैठक में जो है आपके कितने सदस्यों ने जब वो भाग लिया था। तो देखिए पहले दिन की बैठक में 207 सदस्यों ने जब वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन है ना ये किस मिशन योजना के तहत किया गया था। तो देखिए संविधान सभा का जो गठन है ना ये आपके 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो वो किया गया था। और संविधान सभा के लिए जो है ये आपके चुनाव आयोजित किए गए थे। इसके अलावा संविधान सभा के बारे में अगर जुड़ी बातों को जान ले जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि संविधान सभा का जो गठन है ना ये संविधान लिखने या फिर संशोधित करने के लिए जो वो किया गया था। संविधान सभा के जो सदस्य हैं ना ये वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है ये आपके अप्रत्यक्ष से जो वो चुने गए थे। इसके अलावा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के प्रारूप पर जो पेश का जो प्रस्ताव है ना ये आपके 26 नवंबर 1949 को जो है ये आपका पारित जो है वो घोषित कर दिया गया था। और संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर जो वो हस्ताक्षर किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु इज द करंट पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट पंचायती राज मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट पंचायती राज जो मंत्री है ना ये आपके श्री राजीव रंजन सिंह, यानी जिनका जो नाम है ना वो ललन सिंह है। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 27 मई 2014 से ही जो है आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग जो राज्य मंत्री है ना ये आपके नितिन गडकरी हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो नितिन गडकरी फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोनों में से जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने जो आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि टेनिस से जो आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। प्रश्न ये था कि व्हाट इज द सर्व लिमिट ऑफ टेबल टेनिस, यानी टेबल टेनिस में जो है सर्व करने का लिमिट जो है ये कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेबल टेनिस में सर्वर को अपनी गलती सर्व तैयार करने के लिए जो है प्रति पॉइंट 2 सर्व और पॉइंट के बीच जो है ये आपका 25 सेकंड जो वो मिलता है। तो 2 पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका टेबल टेनिस का पूछा गया था। टेनिस आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका टेबल टेनिस होता है और एक आपका लॉन टेनिस होता है। तो देखिए अगर लॉन टेनिस की बात करें तो टेनिस में सर्व करने की जो है आपका लॉन टेनिस में कोई भी सीमा आपका नहीं होता है। सर्वर तब तक अपनी सर्विस दोहराता रहता है जब तक कि वो अपनी सर्विस जो है वो नहीं बना लेता है या फिर कोई फॉल्ट जो है वो नहीं मार लेता है। वहीं अगर लॉन टेनिस में स्कोरिंग के तरीके की बात कर ले तो देखिए लॉन टेनिस में स्कोरिंग का जो तरीका होता है ना ये आपका 15 फिर 30 फिर 40 होता है। अगर दोनों खिलाड़ी, अगर यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस शिफ्टों में भी पूछा गया था कि अगर दोनों खिलाड़ी आपके लॉन टेनिस में 40-40 बराबर पॉइंट पर हो जाते हैं तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए इस पॉइंट को जो है आपका ड्यूस जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए ड्यूस में लगातार 2 अंक जीतने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना वो जो है वो गेम जो है वो जीत जाता है। यानी 40 से ज़्यादा अंक मिलने पर एक गेम जो जीतता है ना वही जो आपका पूरा गेम जो मतलब कि 40 से जो ज़्यादा अंक जो जीतेगा ना वही जो वो गेम जीतता है। इसके अलावा 6 गेम जीतने पर जो है एक सीट जो वो जीता जाता है। वही मैं आपको बता दूं कि अगर कोई खिलाड़ी 5 गेम पर बराबर है तो 7वां गेम जीतने वाला जो पहला खिलाड़ी होगा ना वही जो वो सेट जो वो जीतता है। वहीं अगर खिलाड़ी 6 पर फिर से जो है बराबर हो जाते हैं तो उन्हें जो है टाई ब्रेक जो वो खेलना होता है। और टाई ब्रेक में 1 2 3 पद्धति का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और टाई ब्रेक में कुल आपके जो है 7 अंक तक पहुंचने वाले खिलाड़ी जो है टाई ब्रेक और फिर से जो वो सेट जो वो जीत जाता है। तो ये जो आपका लॉन टेनिस के बारे में था जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन जो आपका मौर्य साम्राज्य से आया था कि आपके यूनानी राजदूत, ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो कौन सा यूनानी राजदूत जब वो आया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आपके मेगास्थनीज थे ना, जो कि आपके यूनानी राजदूत थे, वही जो इनके दरबार में जो वो आए थे, तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। और मेगास्थनीज के द्वारा ही जो है आपका ये जो आपका इंडिका नामक पुस्तक है ना, ये लिखा गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मेगास्थनीज को ही जो है ये आपके भारतीय इतिहास का पिता भी जो वो कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 के जन्म दर रिपोर्ट जो वो क्या रही थी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 के अनुसार भारत के कुल जो जन्म प्रति दर है ना 1000 जनसंख्या पर जो है ये आपका 19.5 रहा था, तो 19.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए लोसार त्यौहार जो है ये आपका लद्दाख में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, सिक्किम और नेपाल में भी जो वो मनाया जाता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में जो है भारत की स्वतंत्रता के अवसर को जश्न मनाने के लिए जो है लाल किले पर जो वो शहनाई जो वो बजाई थी, तो देखिए लाल किले पर जो शहनाई है ना 15 अगस्त 1947 को, ये आपका बिस्मिल्लाह खान के द्वारा जो वो बजाया गया था, तो बिस्मिल्लाह खान आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है ना ये आपके शहनाई वाद्य यंत्र से भी संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो देखिए सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला जो त्यौहार है ना ये आपका ओणम त्यौहार है। और ओणम त्यौहार जो है ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, जो कि आपके ओणम त्यौहार को ही जो है ये आपके थिरु ओणम या फिर थिरुओणम के नाम से भी जो वो जाना जाता है, तो ओणम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेडियो तरंग की जो खोज है ना ये कब और किसने की थी, तो देखिए रेडियो तरंग की जो खोज है ना ये आपके हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा 1880 के दशक के अंत में जब वो किया गया था, तो हेनरिक हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द विच 5 ईयर प्लान, यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसे शुरू किया गया था, तो देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ना ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वो शुरू किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात कर ले तो ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और ये जो आपका किस पर केंद्रित था, तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर जो ये आपका केंद्रित था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जो वो जोड़ा गया था। और इसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार जो वो किसने किया था, तो ये आपके डीपी धर के द्वारा जो वो तैयार किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले कि इसमें लक्ष्य वृद्धि दर क्या रखा गया था, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य वृद्धि दर है ना ये 4.4% रखा गया था, लेकिन वास्तविक विकास दर जो प्राप्त किया गया था ये आपका 4.8% जो वो प्राप्त किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो है ये आपके मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है, तो मधुमेह विज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका 1980 के ऑयल क्राइसिस से आपका इफेक्ट के बारे में पूछा गया था कि यानी 1980 में जो आपका तेल जो ऑयल क्राइसिस हुआ था ना उस पर जो आपका क्या असर जो वो पड़ा था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1979 के ऊर्जा संकट और ईरान इराक युद्ध के कारण जो है 1980 के दशक में दुनिया भर में जो आपका आर्थिक मंदी जो वो देखने को मिला था। और इस दौरान तेल की कीमतें में जो वो आपका बढ़ोतरी हुई थी और ऊर्जा की कमी से जुड़ी जो वो कई समस्याएं भी जो वो पैदा जो वो देखने को मिला था। वहीं 1973 से 1979 के ऊर्जा संकट के कारण जो है 1980 में पेट्रोलियम की कीमतों पे जो है ना ये आपके 35 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी जो है ये आपका ज़्यादा जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है ये आपका भागीदारी जो वो करता है, तो देखिए अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो ये जो आपका एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की गतिविधियां जो वो शामिल होती है। और इसमें सरकार और निजी कंपनियां जो है दोनों मिलकर आर्थिक विकास और संसाधनों का जो ये आपके वितरण जो वो करते हैं। तो इसमें आपका जो है कौन सा, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का जो है ये आपका आता है, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है, तो देखिए ये जो आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज है ना ये आपके नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है, तो सतपुड़ा मैकाल रेंज आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर सतपुड़ा मैकाल पर्वत की बात कर ले तो ये जो आपका श्रृंखला है ना, ये आपके नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलने वाली जो है पहाड़ियों का जो एक श्रृंखला है। और नर्मदा जो है ये आपके सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से जो ये आपका निकलता है। और नर्मदा नदी की अगर सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए हिरन, तवा, बंजार और सर, ये जो आपके नर्मदा नदी के सहायक नदियां हैं। और इस नदी की लंबाई यानी आपका नर्मदा नदी की जो लंबाई है ना, ये आपका लगभग 1312 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो अंकुर शब्द का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए अंकुर शब्द का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका कोम्पल, मोड, इसके अलावा कोपल, नूंक, सूजन, रुवा और कली होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रात्रि शब्द का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए रात्रि शब्द का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका निशा होता है, रैन होता है, रजनी होता है, यामिनी होता है, तमी होता है, निशी होता है, त्रियामा होता है, विभावरी होता है, छंदा होता है और इसके अलावा सरवरी होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका खिलाड़ी का नाम दिया गया था कि संदीप कुमार जो है ये आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संदीप कुमार तो बहुत सारे नाम हैं जो कि कई खेलों से जो आपके जुड़े हुए हैं। जैसे कि संदीप कुमार कुश्ती से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा तीरंदाजी से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रेस वॉकिंग से भी जुड़े हुए हैं और कबड्डी से भी जुड़े हुए हैं। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर दो भी ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये जो आपका TCS के द्वारा ये चैलेंज करना होगा कि इसका आंसर जो है आपका TCS जो वो क्या देता है। क्योंकि आपका संदीप कुमार जो है ना, ये आपके कुश्ती, तीरंदाजी, रेस वॉकिंग और कबड्डी, ये चारों गेम में जो आपके संदीप कुमार है। तो आप देखिए इस पे डिपेंड करता है कि अब आंसर जो वो क्या देता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन जो वो दिया गया होगा। तो इन चारों में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो है आपके लगातार हर शिफ्ट में जो है 2 प्रश्न जो है देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम से जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए देशज की बात कर ले तो देखिए देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भारतीय भाषा से जो वो लिए गए होते हैं और उन्हें जो आपका देशज शब्द जो वो कहा जाता है। जिसमें अगर देशज शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका कौन कौन सा आ जाता है। तो देखिए थैला, खिचड़ी, पगड़ी, काएँ काएँ, धड़ाम, बफ, इसके अलावा बक बक, ठक ठक, ये सभी जो होता है ना, ये आपके देशज शब्द के उदाहरण हैं। और ये सभी शब्द भी जो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो आपके देशज शब्द हैं। वहीं अगर विदेशज शब्द की बात कर ले तो देखिए विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से जो वो लिए गए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम, इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, ये सभी जो शब्द होते हैं ना, ये आपके विदेशज शब्द होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर तद्भव शब्द की बात कर ले तो देखिए तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का जो रूप बदल जाता है ना, उसे ही जो आपका तद्भव शब्द जो वो कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आग, खीर और छत, ये सभी जो शब्द होते हैं ना, ये आपके तद्भव शब्द होते हैं। वहीं अगर मैं तत्सम शब्द की बात कर लूँ तो देखिए संस्कृत से जो के त्यों के लिए जो आपके शब्दों को जो है आपका जो है तत्सम शब्द जो वो कहा जाता है। जैसे कि आप जो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो पढ़ने में भी जो आपको मुश्किल जो वो देखने को मिलता होगा। जैसे कि आम्र, उष्ट्र, ऐश्वर्य, षष्ठी, ये सभी जो शब्द होते हैं ना, ये आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि देशज, विदेशज, इसके अलावा तद्भव और तत्सम शब्द जो आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से आपके हर शिफ्ट में हिंदी के जो है 2 प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, इसलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।